नमस्कार, आज है 11 अप्रैल, दिन मंगलवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो। संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड के दौरे पर राहुल। प्रियंका का सरकार पर हमला, कहा अदानी को बचाने में जुटी सरकार। साबरमती जेल से माफिया अतीक को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज रवाना। अतीक ने कहा मुझे मारना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले भगवान हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। बीमारी का बहाना बनाकर मारी छुट्टी तो खुलेगी पोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉस को बता देगा सच्चाई। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे एआई वाले छुट्टी देने वाले बॉस का संपूर्ण विश्लेषण। बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी का रुख कायम। सेंसेक्स ने लगाई तेजी की ट्रिपल सेंचुरी तो निफ्टी करीब 100 अंक उछला। बैंक निफ्टी में भी 525 अंकों की तूफानी तेजी। मौसम विभाग को इस साल सामान्य मानसून की उम्मीद। जून से सितंबर के बीच औसत का 96% बारिश का अनुमान। स्काईमेट का अनुमान था 94%। और हेडलाइन के बाद अब देख लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। पूरे दिन की दूसरी कहानियां टॉप न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी के कार्यालय का शिलान्यास उन्होंने किया और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। अमित शाह ने कहा कि 300 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार मोदी जी देश के पीएम बनेंगे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार को लिखे एक लेख में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जबरन चुप कराना भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। उन्होंने लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करने या इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि सरकार ने देश के लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों को व्यवस्थित रूप से खत्म किया है। सोनिया गांधी ने संसद में हुई हाल ही की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सत्रों को बाधित करना सरकार की रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा कि विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बजट, अदानी घोटाला और सामाजिक विभाजन जैसे मामलों को उठाने से रोका गया। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 बार घर को ले लो, लेकिन वो वायनाड और देश के लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद तो बस एक टैग होता है, ये एक पद है, इसलिए बीजेपी टैग हटा सकती है। वो पद ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, वो जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। राजस्थान की अपनी ही सरकार के खिलाफ राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अनशन किया। उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिलचस्प यह है कि राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गहलोत और पायलट के बीच पुरानी दुश्मनी रही है और अब यह सतह पर फिर से आने लगी है। शाम करीब 4 बजे अनशन खत्म करने के बाद पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम और आंदोलन जारी रहेगा। भगोड़े अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को लेकर पुलिस आज असम के डिब्रूगढ़ पहुंच गई है। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी फ्लाइट के जरिए पपलप्रीत को डिब्रूगढ़ लेकर पहुंचे। डिब्रूगढ़ में पंजाब पुलिस और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां पपलप्रीत से अमृतपाल के बारे में पूछताछ करेंगी। पपलप्रीत को कल ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं अमृतपाल पर पपलप्रीत ने बयान देते हुए कहा कि अमृतपाल कब सरेंडर करेगा इसकी जानकारी नहीं है। 28 मार्च के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में
मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले साल 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में 51 जगहों पर रूट मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका के चलते रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार है। सरकार जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी। इसके बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। ये मामला जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच की में सुना जा रहा है। इससे पहले 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से इस अंडरटेकिंग का व्यापक प्रचार करने को कहा कि लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं है। देश में कोरोना के मामलों में कमी होती नहीं दिख रही है। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल जैसे कई राज्यों में जहां 1 महीने पहले तक कोरोना महामारी के मामले शून्य पर पहुंच चुके थे, वहीं संक्रमण के नए मामले अब चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि सोमवार की तुलना में मंगलवार को कम केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 5,676 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या 5,880 थी। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 37,000 के पार। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। बड़ी दिलचस्प कवर स्टोरी है आज। एआई के आपने अलग अलग स्वरूप देखे होंगे। एआई के आने से कई लोग इसे क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इससे जॉब लॉस हो जाएगा। कोई कह रहा है कि ये जॉब्स की दुनिया में नई क्रांति लेकर आएगा। लेकिन आज हम इसके एक ऐसे पहलू के बारे में बता रहे हैं जो थोड़ा आपको सोचने पर विवश करेगा, लेकिन हां, चिंता में उसी को डालेगा जो फर्जी सिक लीव लेता है, यानी कि बीमारी के नाम पर झूठी छुट्टी जो लेते हैं, उनकी यह चिंता बढ़ाएगा। और बाकी लोगों के लिए तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। तो अगर आप भी अपने ऑफिस में बार बार सर्दी जुकाम का बहाना बनाकर सिक लीव यानी कि बीमारी के नाम पर छुट्टी लेते हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके झूठ को आपकी आवाज से ही पकड़ लेगा। जी हां, भले ही आज तक आप अपने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टियां लेते आए हो, लेकिन अब बॉस को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, और फिर वो आपकी छुट्टी कैंसिल करके आपको ऑफिस बुला सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठ बोलना शायद आने वाले समय में मुमकिन नहीं हो पाएगा। जरा कहानी आपको बताते हैं कि यह कहानी दरअसल है क्या। देखिए, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्चर्स ने लगभग 630 लोगों के वॉइस पैटर्न पर स्टडी की। ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि उन्हें सर्दी जुकाम है, ऑफिस आने में वो असमर्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकायदा उन्होंने इसके लिए सिक लीव के तहत अप्लाई किया था। लेकिन बाकायदा इसके बाद रिसर्च हुई, और रिसर्च के बाद सिर्फ 111 लोग ही ऐसे मिले जिन्हें सच में सर्दी जुकाम था। अब सच में हम कह रहे हैं, वो सच एआई का सच है। हम वास्तव में नहीं जानते कि वो असल में वास्तविक दुनिया में वो सच कह रहे थे या नहीं, लेकिन एआई के मुताबिक सिर्फ 111 लोग ही ऐसे थे जो सच कह रहे थे। रिसर्चर्स ने इन तमाम लोगों का वोकल पैटर्न टेस्ट किया। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये टेस्ट होता है। इसमें जो वॉइस सैंपल्स होते हैं, वो सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं। इसमें सचमुच के सर्दी जुकाम का पता लगाया जा सके। इस टेस्ट में हार्मोनिक्स यानी कि जो वोकल रिदम है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके जरिए टेस्ट होता है। दरअसल जब किसी इंसान की आवाज में कोई फ्रीक्वेंसी घटती या बढ़ती है, तो हार्मोनिक्स एम्पलीट्यूड को वो थोड़ा प्रभावित करते हैं, और यही चीज एआई पकड़ लेती है। ऐसे में जिसे सर्दी जुकाम होता है, उसका वोकल पैटर्न
इर्रेगुलर रहता है और इसे एआई पकड़ लेता है। इस स्टडी के बाद ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो सर्दी जुकाम का बहाना बताकर छुट्टी लेने की सोच रहे थे। रिसर्चर्स ने इस टेस्ट के लिए लोगों से 1 से 40 तक गिनती गिनने को कहा। बाकायदा 1 से 40 तक उन्होंने गिनती गिनी। फिर वीकेंड को डिस्क्राइब करने को कहा। बेसिकली एआई उनसे बात करना चाहता था ताकि उसकी आवाज की जो रिदम्स हैं उनको वो समझ पाए, जो वोकल कॉर्ड्स उनको समझ पाए। तो इसीलिए उनसे कहा गया कि आप वीकेंड को डिस्क्राइब कीजिए। इसके अलावा एक कहानी सुनाने को भी कहा गया। तो सारी बात ये थी कि जो ज्यादा से ज्यादा बोले ताकि उनका जो वॉइस पैटर्न है वो एआई में दर्ज हो सके और फिर एआई उस हिसाब से उनका एनालिसिस करके रिजल्ट दे पाए। इसके बाद रिसर्च में लोगों में करीब 70% की एक्यूरेसी देखने को मिली है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जो एक्यूरेसी है वो 70% थी। ऐसे में ये टेक्निक कॉर्पोरेट ऑफिस के बॉस के लिए काम की हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे वो ऐसे एम्प्लॉइज के बारे में पता लगा पाएंगे जो अक्सर सर्दी जुकाम का बहाना देकर छुट्टी ले लेते हैं, खास तौर से तब जब ऑफिस में प्रेशर हो, वर्कलोड हो, किसी को भी छुट्टी देने की गुंजाइश ना हो, लेकिन लोग अपने अपने कामों के लिए या दूसरे कामों के लिए सिक लीव का बहाना लेकर छुट्टी ले लेते हैं। वैसे जब से चैट जीपीटी, ओपन एआई, गूगल बार्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हम ये अपेक्षा कर ही रहे थे कि रोज रोज नई नई चीजें सामने आएंगी एआई को लेकर, और इसी तरह से रोज हमें एआई चौंका भी रहा है। एआई आपके काम को आसान बना रहा है, वहीं कुछ लोगों के लिए गले की फांस भी बनता जा रहा है। ऐसे में उन लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़नी तय हैं जो झूठ बोलकर अपने बॉस से छुट्टियां लेते हैं। तो बड़ा दिलचस्प ये पहलू है एआई का, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमित दुबे साहब जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये इस खबर को कैसे लिया जाए? इंटरेस्टिंग है, पर मैं आपसे लाइटली ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय पत्नियों के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। अच्छा। कि वो पढ़ सकती है। ये कौन सी टेक्निक है सर? जो भारतीय पत्नियां हैं, वाइफ्स तो कुछ खबरी लाल भी होते हैं, एक और टेक्निक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में मील का पत्थर नहीं है, पर एआई के हिसाब से ये अच्छा ब्रेक थ्रू है। हाँ। मैं आज एक सीबीआई की ट्रेनिंग ले रहा था और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि एआई इन्वेस्टिगेशन में भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। और एआई के द्वारा बहुत सारी चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी अब सिंपल हो रही है। तो वो रिवील तो नहीं करेंगे, पर ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ज्यादा जब बड़े डेटा से कुछ निकालना हो तो एआई बहुत इजीली हेल्प करता है। झूठ पकड़ने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। और जो फेक डेटा आइडेंटिफिकेशंस है उसमें तो एआई बहुत एप्लीकेबल है ही। लेकिन एआई के यूजेस जो हैं, अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग यूज बताऊं। अभी मेकर्स लैब करके है एक टेक महिंद्रा में, दे आर डेवलपिंग ए टूल जिसमें जो ये फ्रॉड कॉल्स आती है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल्स, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो कॉलर है ये फ्रॉड है, क्योंकि वो भी एक तरह से झूठ ही बोल रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा है। तो मैं वो पॉजिटिव यूज की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीमारी का बहाना करने वाले कॉल भी अलग हैं, लेकिन जो लोग फ्रॉड के कॉल कर रहे हैं, जो आपको लूटने के लिए कॉल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे न्यूसेंसेस रखते हैं जिसको एआई पकड़ लेता है। जैसे वो जल्दबाजी करते हैं, वो एक ही चीज रिपीट करते हैं बार बार, तो ऐसी चीजें एआई बड़ी आसानी से पकड़ के बता देगा आपको कि भाई ये फ्रॉडस्टर का कॉल है, आप बच जाइए। इसी तरह से जो फ्रॉड ईमेल्स आती हैं उनको भी एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो ये एआई की जो पॉजिटिव यूजेस हैं वो होंगे जहां पर झूठ को पकड़ा जाएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक्यूरेसी पे इस पे कितना सवाल है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अंदर से मुझे फीवरिश फील हो रहा है, मुझे सर्दी जुकाम है, लेकिन हो सकता है मेरी वोकल कॉर्ड में वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो ऐसा ना हो कि बेचारा कोई सच्चा आदमी फंस जाए सर। नहीं, बिल्कुल इसके एरर जो फॉल्स पॉजिटिव होंगे ही, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। अभी इस तरह के डिटेक्शंस अर्ली स्टेज पर है। 60-70% एक्यूरेसी है। जो ये रिसर्च हुई है उसकी भी 70% एक्यूरेसी देखी गई है। आगे इवॉल्व करेगा और डेटा आएगा और एक्यूरेट होगा, पर हम हो सकता है आगे 8-10 साल में 90-99% एक्यूरेसी अचीव कर लें, और तब मेरे ख्याल से ये लाइफ चेंजिंग यूज होगा। आपने सुना होगा, पहले हमने एक डिस्कशन किया था जब चाइना ने लॉयल्टी टेस्ट के लिए एआई यूज किया, और वो अपने जो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते थे। तो लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए भी एआई यूज हो सकता है, तो झूठ पकड़ने के लिए तो हो ही सकता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है चाइना के पास डेटा ज्यादा हो और उनकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा हो, लेकिन हम उस डायरेक्शन में चल पड़े।
उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं जब एआई ह्यूमन बिहेवियर को इंटरफियर करने लगेगा। और आज के डेट में अच्छा एक और टूल बन रहा है, वो टूल ऐसा बन रहा है जहां पर वो आपकी वॉइस इस तरह की कर देगा कि आप को एआई डिटेक्ट ना कर पाए। तो काउंटर करने के लिए जैसे आप बीमारी में दिखना चाहते हो और आप बीमार नहीं हो, तो आप एआई के थ्रू यदि अपना स्पीच जनरेट करेंगे तो शायद एआई इसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये लड़ाई एआई वर्सेस एआई होने वाली है, ह्यूमन वर्सेस एआई। अच्छा, आज इसमें जब चर्चा हो रही थी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर ने जब इस पूरे शो को टीज किया, तो बंसल साहब हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसका समाधान दिया। उन्होंने कहा कि आप जब बीमार पड़े तो कुछ अपनी वॉइस सैंपल सेव करके रखें, रख ले, बिल्कुल डेफिनेटली उसको, और उसके द्वारा एआई ट्रेन कर लें। हाँ, ताकि यदि से सवाल जवाब हो तो एआई उस फ्रीक्वेंसी में ही जवाब दे कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो ये चीजें होंगी सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड से हम गुजर रहे हैं। यदि कुछ एआई कैप्चर करेगा तो उसको काउंटर करने के टूल भी बनेंगे। यदि क्रिमिनल्स एआई यूज करेंगे तो जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वो भी करेंगी। और दोनों तरफ से एक अच्छी रिसर्च चल रही है। मेरे बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स डेवलप हो रहे हैं, हर दिन मेरी डिस्कशन चल रही है लोगों से। हाँ। और जैसे कि मैं इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ तो वहां तो ब्रेक थ्रू बहुत बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल, और ये उसी डायरेक्शन में एक है, क्योंकि ये बहुत पहले से एफर्ट चल रहा था कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, जो बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, आपसे सवाल जवाब करेंगे और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे जब आप जवाब दे रहे हो, उससे कैप्चर करके भी डिटेक्ट हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और वो काफी एक्यूरेट है, वो 80-90% तक एक्यूरेसी जा चुकी है। और उसमें यदि एआई और एंगेज हो गया तो ये एक्यूरेसी डेफिनेटली काफी बढ़ जाएगी, 95-98% तक भी जाएगी। सर, ये बड़ा आसान है। सर देखिए, पुलिस और कोर्ट तो चलिए उनकी बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी संदिग्ध होगा, बॉस भी मान लेंगे, ठीक है कि बॉस भी ने बोला है कि भाई आप सिक लीव पे जा रहे तो प्रूव करो। ये एआई घर में तो नहीं पहुंच जाएगा सर? मैं वही कह रहा हूँ, एक ऐप आ जाएगी और आपकी कल आपकी वाइफ आपके सामने ऐप खोल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं आप कहाँ थे ज्यादा मुसीबत होने वाली है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं जिस पेस से ये आगे बढ़ रहा है, क्या इतना इजीली ये हम लोगों की लाइफ में अपनी जगह बना पाएगा? क्योंकि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, कि बिहेवियर को ये और ज्यादा परिष्कृत रूप में धीरे धीरे एआई पहचान रहा है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस का संकट, एक टकराव हमेशा हमने देखा है कि एआई के प्रति एक टकराव, एक डिस्ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट जो बोलते हैं जिसे, वो हमेशा रहता है। तो इतनी आसानी से इसको एक्सेप्टेंस मिल पाएगी सर कि हर कोई मान ले कि ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं मेरा वॉइस सैंपल ले लीजिए, मैं भी मान लूंगा? नहीं नहीं, ये इतनी आसान नहीं है, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं। और ये एक असिस्टेंस की तरह भले यूज हो, जब आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और उसमें आपको ये एनालिसिस करना है, हर एक से आप नहीं बात कर पा रहे हो, हर एक को पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहे हो, उस समय एआई यूज करके आप फिल्टर कर लें। और फिर जो लोग ऐसे हैं जो आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, उनसे आप पर्सनली बातचीत करें। मेरे ख्याल से उस तरह से उसका यूज होगा। 100% एक्यूरेसी कोई भी इसको नहीं मानेगा और अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी उस तरह के जो यूजेस हैं कि हम उसी बेस पर एक डिसीजन ले लें कि छुट्टी देनी है नहीं देनी है, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हार्श होगा। पर जो ऐसे यूजेस हैं जहां पर डेटा बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा, और आपको बड़ी जल्दी से कोई डिसीजन लेना है और आप सबसे बातचीत नहीं कर सकते, उस समय एआई के द्वारा आप थोड़ा सा फिल्टरिंग कर लें और उसके बाद एक लेवल पर जाकर पर्सनल टाइम दें, पर्सनल बातचीत करें और फिर समझें। मेरे ख्याल से वहां एआई ज्यादा अभी इफेक्टिव होगा। और इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी में भी टाइम लगेगा। अभी आप सोचें कि अगले साल से सब कुछ एआई जैसा शिफ्ट हो जाएगा और सब कुछ मूव हो जाएगा, मेरे ख्याल से उतनी जल्दी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, ट्रस्ट का डेफिनेटली डेफिसिट है अभी, और ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। इंसान को इंसान के संग भी ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, फिर ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा टाइम लेगी। लेकिन आई एम होपफुल कि बड़ी जल्दी हम उस लेवल पर होंगे कि बड़े सीरियस यूजेस होंगे एआई के, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स है बड़े इंटरेस्टिंग। तो बड़ी जल्दी हमें कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो मेरे ख्याल से इस चीज को बढ़ा देंगे कि डे टू डे लाइफ में शायद अभी तक हमने सोचा भी नहीं होगा वहां भी एआई यूज हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ है अमित जी, आप तो सरकार के साथ, एजेंसीज के साथ सबसे लगातार बातचीत भी करते रहते हैं। अभी हम एआई को लेकर दो धाराओं में चल रहे हैं। एक जो कहता है कि साहब सब कुछ ठीक है, एआई क्रांतिकारी है, परिवर्तनकारी है, इसे हमें आत्मसात जितनी जल्दी करना हो सकता है कर लेना चाहिए। दूसरी थ्योरी जो कहती है, जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है, और कि ये जॉब ले लेगा, ये एक दिन ओवर पावर कर देगा ह्यूमन कैपेसिटीज को, ह्यूमन बिहेवियर को, तो वो उसके अपने खतरे भी बताते रहते हैं। तो अभी सरकार कौन सी थ्योरी पर अमल करते हुए आगे बढ़ रही है? थोड़ा डर रही है थोड़ा, या बहुत खुल के इसको आत्मसात कर रही है, या इंडस्ट्री भी?
देखिए, जो सरकार का भी माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है एआई को लेकर। हम्म। और ये मैं लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं नीति आयोग से लेकर हर जगह, वहां पर एआई को प्रमोट किया जा रहा है कि आप एआई यूज करें और उससे काम एफिशिएंट होगा। जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, ह्यूमन एरर्स भी बहुत होती हैं जो एआई से हट जाएंगी। तो एआई को प्रमोट किया जा रहा है, पहली चीज बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। जॉब जाएंगी उसका अंदेशा है, लेकिन जो जॉब जाएंगी वो ऐसी जॉब हैं जो शायद लॉन्ग रन में हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे, वो किसी और वजह से, जैसे कंप्यूटर जो जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते थे पहले, जो आपकी कॉल लगाते थे, वो जॉब चली गई क्योंकि उसको कुछ भी कर लेते, आप उसको रोक नहीं सकते थे। तो इस तरह के जो बिल्कुल मैनुअल वर्क हैं, जो फाइल सरकाने वाले काम हैं, वो शायद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और वो डिजिटलाइजेशन से भी गई थी, जब ओवर डिजिटलाइजेशन होता है तब भी जॉब जाती है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ चीजों को बड़ी आसानी से फास्ट कर लेता है। उसी तरीके से ये वाली जॉब जाएंगी, लेकिन एक और जो सजेशन आ रहा है कि क्या हम एआई का यूज करके चीजों को और एफिशिएंट, इफेक्टिव और क्या कहते हैं हेल्पफुल बना सकते हैं आम आदमी के लिए। जैसे कोर्ट का हमारी उस दिन डिस्कशन हो रही थी कि कोर्ट के इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं केसेस, क्या एक लेवल तक हम एआई यूज कर सकते हैं जहां पर प्रीलिमिनरी फिल्टरिंग हो जाए और उसके बाद जज का जो 10 हियरिंग का टाइम है वो 2 हियरिंग तक हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा सिस्टम में। तो इस तरह से पॉजिटिव यूजेस देखे जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर, जहां पर एआई यूज करे। कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट सिस्टम है जहां ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, तो लोगों को लगता है बायस डिसीजन हो गया, ये व्यक्ति चूंकि मेरे फेवर में नहीं सोच रहा इसलिए ऐसा हो गया, मेरी बात सुनी नहीं जा रही, वो पूरी तरह एआई को दे सकते हैं। वहां पर फिर बायसिंग खत्म हो जाएगी, एआई उस हिसाब से जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल रोबोट की तरह सुनेगा और जो सही होगा वो सही की तरह कॉल लेगा। तो उसमें बिल्कुल। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाए। तो ऐसे जो सिस्टम है, कंप्लेंट सिस्टम है, जहां पर बहुत पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, लोगों को लगता है इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कॉल कर देंगे किसी से प्रेशर डलवा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, वो वहां पर एआई मेरे ख्याल से एक सिस्टम खड़ा करेगा और बहुत हेल्पफुल है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, अब आपके अंदर की डोमेन में, एआई के पूरी दुनिया में इसकी रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग या रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग कहिए, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट मॉड्यूल कहिए, उस पर क्या बात चल रही है? क्योंकि एआई, अगर ये वही जो हम बचपन में जो पढ़ते थे कि अभिशाप या वरदान, तो अगर सही हाथों में है, सही तरीके से है, तो ये वरदान है। लेकिन अगर ये गलत तरीके से गलत हाथों में है तो डिस्ट्रक्टिव टूल भी हो सकता है, बुलिंग का टूल भी हो सकता है, किसी को नीचा दिखाने का टूल भी हो सकता है, डीप फेक आजकल हम देख रहे हैं, आतंकवाद में इस तरह के इस्तेमाल हो सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई को लेकर इंडस्ट्री के भीतर क्या बात चल रही है? देखिए, पहले इंडस्ट्री भी इस मुद्दे पर दो धड़ों में विभाजित है। एक इंडस्ट्री ये सोचती है कि शायद रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर कर सकते हैं कि एआई इफेक्टिव वहीं होगा जहां जहां वो रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहा है, बाकी जगह उसको रोका जा सकता है। दूसरा धड़ा ये महसूस करता है कि कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी प्रोसेस इस चीज को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एआई उस तरह के रूल्स प्रोसेस को बाईपास करने के लिए समर्थ है। आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल वो तो लगा सकते हैं ब्लॉकेज, पर प्रोसेस के द्वारा इसको रोकना मुश्किल होगा। तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही काउंटर किया जाए, तो वहां पर काउंटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात चल रही है कि क्या हम कुछ ऐसा काउंटर डेवलप करें कि हम उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा रेगुलेट कर पाए। सिस्टम जो होगा वो सेल्फ रिलायंट हो, जिसमें वो सही ही हो। जैसे कि आज के डेट में जब आप चैट जीपीटी को देखें और इस तरह के टूल्स को, तो उसमें एथिक्स इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। एथिक्स इनकॉर्पोरेट इसलिए किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा अनएथिकल ना कर दें, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम से कोई भी पूरी तरह एथिकल नहीं हो जाएगा। तो अभी हर तरीके से उसको इथिक्स सिखाए जा रहे हैं। वही इथिक्स हर जगह सिखाए जाए जहां पे भी एआई यूज हो रहा है। कल के दिन रोबोट्स बनेंगे, रोबोट्स डिसीजन लेंगे, यदि रोबोट्स को एथिक्स नहीं सिखाए गए। अभी एक डिस्कशन चल रहा है कि इंडियन आर्मी में रोबोट्स यूज करने को लेकर, जहां पर स्वार्म बेस्ड रोबोट्स यूज किए जाएं बॉर्डर पर, और उनके इथिक्स को बहुत, जब तक वो इथिकली यूज नहीं होंगे वो गड़बड़ कर सकते हैं, वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो वहां पर एथिक्स को एज ए टेक्नोलॉजी कंपोनेंट डाला जाए, और उस पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या एथिकल यूज होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेता है ह्यूमन ब्रेन, कैसे सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि रूल कुछ और कह रहा है, पर ह्यूमन अपने हिसाब से डिसीजन लेता है कि नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको बचाना चाहिए। लॉ कुछ और कह रहा है, कई बार आपको लगता है नहीं, इसको पकड़ लेना चाहिए। तो एक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझते बूझते हुए यदि हम एक सेंस डेवलप कर सकें जो एआई में इनकॉर्पोरेट हो, और बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ही उसको हेल्प करे उस चीज को समझने में,
इंस्टेड कि हमें कहीं बाहर एक किताब पर कोई रूल्स रेगुलेशन लिख लें और फिर हम फोर्स करें कि नहीं आपको ऐसा करना होगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से जो कंपोनेंट टेक्नोलॉजी के हैं वो डेवलप करने होंगे, उधर एफर्ट्स चल रहे हैं। तो दोनों इंडस्ट्री दोनों तरीके से काम कर रही है, प्रोसेसेस भी बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाई जा रहे हैं, कंप्लायंस सेट किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा इफेक्टिव यूज होगा, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है, वो होगा यदि हम टेक्निकल कंपोनेंट्स ही वैसे बना लें बिल्कुल। कि वो एथिकल कंपोनेंट्स उसमें रहें और वो एथिक्स को समझें और अपने बिहेवियर को उस तरह से फाइन ट्यून करें। हालांकि चलिए, ठीक है सर। जैसे आपने कहा है क्रिमिनल्स भी यूज करेंगे, तो वो रिसर्च उधर भी चल रही है, बट दैट इज व्हाट इंडस्ट्री इज थिंकिंग राइट। ठीक है सर, थोड़ा विस्तार में हम लोग चले गए और थोड़ा गंभीरता की तरफ ये विषय चला गया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि विस्तार देना बहुत जरूरी है एक आइडिया को, तब जाके समग्र रूप में जब तक समझेंगे नहीं तो शायद उस बुनियादी आइडिया को हम नहीं समझ पाएंगे। और बुनियादी आइडिया यही है कि क्या वाकई में अब आपकी सिक लीव को एआई जांचने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्री इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं यार, इस पे आगे नहीं बढ़ते हैं, और बहुत सारे ये लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, अब आए ऊंट जो है पहाड़ के नीचे। तो देखते हैं किस तरह से आगे ये पूरा फलसफा बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए, और अच्छा विश्लेषण दिया आपने हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। इस साल गर्मी खूब पड़ेगी। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान और हीट वेव की भविष्यवाणी तो की है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि इस साल मॉनसून औसत का, हालांकि सामान्य रहेगा लेकिन लोअर साइड में रहेगा सामान्य के, यानी कि 96% रहने का अनुमान है। पिछले साल मॉनसून औसत का 106% था और स्काईमेट ने जो अनुमान दिया है वो 94% दिया है, यानी बारिश भी पिछले साल से कम होगी। ऐसे में हम सभी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, पानी की किल्लत होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन किस तरह का, देखिए इस रिपोर्ट में। क्लाइमेट चेंज की कीमत हमें चुकानी ही होगी। सर्दी में सामान्य से ज्यादा सर्दी, बारिश में असामान्य बारिश, गर्मी में सामान्य से ज्यादा गर्मी, यानी मौसम का रिदम बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा हम सब उठाएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो इंसान की सहन शक्ति की सीमा से परे चली जाएगी। भारत में 75% वर्कफोर्स यानी करीब 38 करोड़ लोगों का गर्मी से काम करना मुश्किल हो जाएगा। 2030 तक दुनिया भर में हीट वेव से करीब 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिनमें से करीब 3.5 करोड़ लोग भारतीय होंगे। इस साल की बात करें तो मौसम विभाग ने औसत का 96% बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है, यानी सामान्य बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, मगर एकदम किनारे किनारे से यानी 1% से भी कम बारिश हुई तो कई इलाकों में मुश्किल बढ़ जाएगी, सूखे की स्थिति बन जाएगी। कुल मिलाकर इस साल बारिश कम हो सकती है। जिस तरह से सूरज अभी से आग उगलने लगा है, मई आते आते हालात क्या होंगे इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। मई और जून के महीने में गर्मी और भी ज्यादा पड़ती है और पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला जाता है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्तर भारत और मध्य भारत में हीट वेव यानी लू के कारण घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। गर्मी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने से होता है। लू लगने पर व्यक्ति का शरीर बुखार से तपने लगता है, शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, त्वचा सूखने लगती है, पल्स तेज चलने लगती है, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, जी मिचलाना, भ्रम वगैरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज हॉस्पिटल में कराना जरूरी हो जाता है। गर्मी से डिहाइड्रेशन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसमें शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इससे शरीर ठीक से काम नहीं करता है। इसके लक्षणों में प्यास लगना, मुंह सूखना, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान शामिल है। गंभीर मामलों में दौरे, लो ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं। वाटरमेलन जैसे पानी वाले फल खाएं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने दें और इनकी जरा भी कमी महसूस हो तो तुरंत नमक और चीनी के साथ नींबू पिएं। घर में इलेक्ट्रॉल रखें। घर के बाहर कॉटन के कपड़े पहनें। धूप में होने पर चेहरा, बाजू सब ढका हुआ हो तो अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में देर तक वर्कआउट से भी बचना चाहिए। अच्छा ये होगा कि 11 से 4 बजे के बीच धूप में न निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आईएमडी के मुताबिक इस बार सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद है और अल नीनो की स्थिति के बावजूद इसका असर मॉनसून पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। आईएमडी ने जो आज फोरकास्ट किया है
उसकी बारीकियां क्या है, आसान भाषा में हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा बता रहे हैं। देखिए, हम सब ये चाहते हैं कि ऑल इज वेल रहे, लेकिन जरा जो आंकड़े आए हैं उसकी बारीकियों को समझना ज़रूरी है। कल और आज में दो अनुमान आए हैं मानसून को लेकर। कल प्राइवेट एजेंसी स्कैमेट का अनुमान आया था और स्कैमेट ने 94% बारिश का अनुमान जताया है, जो कि सामान्य से कम माना जाता है। अब आज आईएमडी की रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट है मानसून को लेकर, और आईएमडी ने 96%, मतलब ये कि सामान्य मानसून का अनुमान जताया है, ±4% का वो एरर दिया जाता है मौसम विभाग की तरफ से। तो 96% मतलब सामान्य मानसून। हालांकि अगर आप डिटेल में इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें कुछ चिंता वाली बात भी कही गई है, और चिंता वाली बात यह है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून होगा, मतलब अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा मानसून का, उसमें एल नीनो का खतरा हो सकता है। अब एल नीनो मानसूनी बारिश को कितना इम्पैक्ट करेगा, ये आगे की रिपोर्ट में हो सकता है कि आईएमडी बताए, लेकिन ये बात इस रिपोर्ट में आईएमडी ने कही है कि अगस्त और सितंबर के महीने में एल नीनो दिख सकता है। आमतौर पर एल नीनो आने से मानसून कमजोर रहता है, ये आमतौर पर देखा गया है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि एल नीनो के बावजूद सामान्य मानसून रहा है या अच्छी बारिश हुई है, लेकिन उसकी संख्या कम होती है, तो ये एक चिंता वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 96% बारिश का अनुमान जताया गया है, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन का आंकड़ा है। मतलब ये कि आप ये सोचिए कि अगर ±4% का जो दिया गया है, अगर -4% हो गया, -4% आप छोड़िए, अगर 1% माइनस हो गया तो 95% अगर बारिश होती है तो ये सामान्य से कम मानी जाएगी। तो मतलब एक बॉर्डर एरिया का ये अनुमान है। अब चूंकि अगला अपडेट मई के महीने में आएगा आईएमडी की तरफ से, लेकिन हाँ, इस बीच राहत की बात यह है कि जो पहला अनुमान आया है उसमें सामान्य बारिश की बात की गई है। ये एक राहत की बात हो सकती है। 4 महीने का पूरा सीजन होता है, जून से लेकर सितंबर तक, और उस दौरान सामान्य मानसून रहेगा, इस बात की उम्मीद पहली रिपोर्ट में जताई गई है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग एरिया को लेकर, इलाकों को लेकर इस मानसून में क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो कुछ उत्तर पश्चिम के राज्य होंगे, पश्चिमी जो इलाके होंगे, उत्तर पूर्वी इलाके होंगे, वहां पर सामान्य या सामान्य से कम मानसून दिख सकता है। इसके अलावा सामान्य और सामान्य से ज्यादा मानसून रहने की संभावना 67% है, और सामान्य बारिश की संभावना 35% है। मतलब जो अलग अलग आंकड़ों के जरिए कैटेगराइज किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा संभावना सामान्य मानसून का बताया गया है, और 35% संभावना इस बात की है कि इस बार सामान्य मानसून रहे। अब जरा एक आंकड़ा और देख लीजिए कि आमतौर पे ये जो परसेंटेज में मानसून का फिगर आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आंकड़ा क्या है आखिर। तो 96 से लेकर 104% का अगर अनुमान आता है इस बीच का, तो इसे नॉर्मल मानसून माना जाता है। और अगर 96 से कम आता है, जैसा कि स्काईमेट का आया है, तो उसे बिलो मानसून कहते हैं। 90 से 96 के बीच, मतलब 96 से कम और 90 से ऊपर अगर मानसून का आंकड़ा आता है तो वो बिलो मानसून कहलाता है। 90 से नीचे अगर मानसून का आंकड़ा है तो वो डेफिशिएंट रेन कहलाता है। 104 से 110 के बीच का अगर आंकड़ा आता है परसेंटेज का, लॉन्ग पीरियड एवरेज का, अगर इतनी बारिश हो तो उसे एक्सेस रेन कहते हैं, उसे एबव मानसून कहा जाता है। और 110% से ज्यादा अगर बारिश की उम्मीद जताई जाए तो इसे ज्यादा बारिश या एक्सेस रेन की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अच्छी बात एक लाइन में यही है कि पहला अनुमान नॉर्मल मानसून का आया है। चलिए, मानसून के दौरान अल नीनो के समय कैसी रहती है बाजार की चाल, थोड़ी सी इस पर भी हमने रिसर्च की है। हमारी नुपुर, हमारी सहयोगी, ये रिसर्च लेकर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अल नीनो का साल है तो कैसे मार्केट्स रहते हैं अल नीनो के साल में, इसके कुछ डेटा पॉइंट्स हमने पुल अप किया है आपके लिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। निफ्टी में मार्च से सितंबर में अल नीनो के जितने भी साल हैं वहाँ पे थोड़ा दबाव दिखाए, नेगेटिव रिटर्न्स बनते हुए दिखे, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर का जो महीने होते हैं वहाँ पे एक शार्प रिकवरी दिखती है, वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न या फिर पॉजिटिव टेरिटरी में आते दिखता है निफ्टी। 2000, 2001, 2002, 2012, 15, 18 की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2000 में -26% का रिटर्न था, जो बाकी के जो अक्टूबर से दिसंबर का समय था वहाँ पे वो सिर्फ -1% रह गया। इनफैक्ट 2001 और 2 में पॉजिटिव रिटर्न दिया, 12 में 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा था, 15 में हमने फॉल नहीं देखा 11% के अगेंस्ट, और 18 में भी ऐसा ही कुछ था। इसमें इलेक्शन के जो साल थे वो हमने हटा दिए क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर्स होते हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड यही बनता है कि जब एल नीनो का साल
साल होता है जब थोड़ा शॉर्टफॉल आ सकता है रेंज में, उस साल मार्च से सितंबर में थोड़ा दबाव दिखता है मार्केट में, लेकिन बाकी के अक्टूबर से दिसंबर में एक रिकवरी आती हुई नजर आई है। चाहे वो बैंक निफ्टी की भी बात करें, यहाँ पे तो ट्रेंड काफ़ी क्लियर है और टेबल आपकी स्क्रीन पे भी है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि शुरुआती मार्च टू सितंबर नेगेटिव रिटर्न बनते हुए दिखे थे, उसके अगेंस्ट पॉजिटिव रिटर्न दिखे हैं अक्टूबर टू दिसंबर। ऑटो की भी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपको नजर आएगी। एफएमसीजी में भी ऐसा ही है, जहाँ पे -20 के अगेंस्ट 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा था अक्टूबर टू दिसंबर में और 2015 में भी देखे तो -6 के अगेंस्ट आपको जीरो रिटर्न, कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखा था अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में। इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल की भी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि एल नीनो साल में समर्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। इस टाइम पे भी अगर आप देखें तो आपको जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर दिखेगा, उन महीनों में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो इंडेक्स है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया मार्च से सितंबर के कंपैरिजन में। कैब बुक करते वक्त ग्राहकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में ऑनलाइन ऐप और वेब आधारित कैब एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने के लिए और खास तौर से उनके सर्च चार्जेस, किराए और दूसरी सुविधाओं के नियम कानून तय करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सरकार को कैब एग्रीगेटर से जुड़े कई शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थी। हमने जी बिजनेस पर भी कई बार इन सवालों को उठाया और इसी के चलते सरकार ने अब ऐसे कैब एग्रीगेटर्स पर नकेल कसने का मन बना लिया है। राज्य सरकार ने इस कमेटी को 3 महीने के अंदर अपने ऑब्जर्वेशंस और सुझाव देने को कहा है। खास बात यह है कि यह कमेटी एक ड्राफ्ट नियमों का मॉडल भी तैयार करेगी। तो आम आदमी से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार के इस कदम पर हमने भी सड़कों पर उतरकर आम आदमी से रिएक्शन जानना चाहा। देखिए उनका क्या कहना था। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनमें कैंसिलेशंस बहुत होती हैं। जैसे हम बुकिंग करते हैं और हमारी बुकिंग ज़्यादा दूर की नहीं है, कम फेयर पे है, तो वो कैंसिल कर देते हैं। दे ऑलवेज प्रेफर कि आप कैश दो, आप ऊबर को या ओला को पेमेंट मत करो। पान बीड़ी गुटखा तो है ही है, गाड़ी के चलता ही है। एसी ब्रेकडाउन बहुत मिलते हैं, फाउल स्मेल बहुत मिलती है गाड़ी के अंदर। ओला में रेट कभी बढ़ जाता है, जब भी हम बुक करते हैं एक रेट दिखाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ट्रैवल कुछ अलग ही रेट हो जाता है और भाव बढ़ जाता है, तो उसके लिए बंद कर दिया है। ऊबर में पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी इतना कैंसलेशन होता है, बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं मेरे को इधर नहीं जाना है, मेरे को उधर नहीं जाना है। ऊबर में कंप्लेंट भी करते हैं कि आपके ड्राइवर ऐसे बोलते हैं, तो ड्राइवर पे भी कुछ एक्शन नहीं होता है। कल दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के मार्च तिमाही के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। जी, तो कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो फोकस रखना है वो है इनकी कमेंट्री पर। अब ऐसा क्यों? अब आप देखिए कंपनी की डॉलर आय जो यूजुअली Q4 में सीजनली थोड़ी सी वीकर साइड पर रहती है, करीबन 1.8% की इस बारी हम ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। 720.2 करोड़ डॉलर्स पर कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है। यही नहीं, कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें तो लगभग 2.5 से 3% की ग्रोथ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। 14,700 करोड़ पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा और कंपनी की मार्जिन्स में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24.8% हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफे के सवाल में लगभग 7% की ग्रोथ के साथ 11,600 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करें तो कमेंट्री रहेगी, जहाँ पर BFSI का आउटलुक और साथ ही जो अभी के लिए क्लाइंट का बजट्स है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप, जहाँ से इनकी मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ आते हुए नज़र आते हैं, उनको लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री होगी, यहाँ पर हमारे को बड़ा फोकस रखना है। और इसी वजह से कंपनी की जो मार्जिन आउटलुक रहने वाला है वो उस पर भी हमारा बड़ा फोकस रहेगा। तो लार्जली कमेंट्री पर ज़्यादा फोकस रखना है और डॉलर आय किस तरह से निकल कर आती है फाइनल, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो इस वजह से आपको TCS पर इन सभी आंकड़ों पर फोकस करना है। चौथी तिमाही में कैसा रहेगा मेटल सेक्टर का प्रदर्शन, बताने के लिए हमारे साथ हैं नुपुर।
बिल्कुल सही कहा आपने, चौथे तिमाही के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। तो मेटल से क्या उम्मीद है, मेटल सेक्टर से क्या उम्मीद है, मैं वो आपको बता देती हूँ। मेटल्स में चौथे तिमाही वो अच्छी रह सकती है, ऐसी उम्मीदें बनकर सामने आ रही है। फेरस और नॉन फेरस दोनों में ही बढ़ते दामों के चलते जो प्रॉफिट से उसमें सुधार आ सकता है। वॉल्यूम्स में बढ़त आपको इस क्वार्टर में दिख सकती है। एवरेज सेलिंग प्राइस में सुधार हो सकता है और जो लागत है वो स्थिर रहने के चलते भी इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। चाइना व अंतर्राष्ट्रीय स्टील की कीमतों में भी सुधार हुए, जिसके चलते घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ते हुए नजर आए, जिसका बेनिफिट मिलेगा चौथे तिमाही में। और बढ़ते रियलाइजेशन और वॉल्यूम से जो कामकाजी मुनाफा होता है उसमें भी सुधार की इस बार उम्मीद है पिछली तिमाही के कंपैरिजन में। इनफैक्ट एबिटा पर टन का भी अनुमान है कि इस बार बढ़कर आ सकता है। क्वार्टर 4 की बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में HRC की जो कीमतें वहां पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। जो मांग है भारत में वो काफ़ी मजबूत है और एक्सपोर्ट ड्यूटी के हटने से भी इन कंपनीज को मिलेगा फ़ायदा। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो मेटल सेक्टर के लिए जो चौथी तिमाही है उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस बताने के लिए चौथी तिमाही में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली और इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का चौथे तिमाही का अपडेट। वैसे तो ये कंपनी क्वार्टरली अपडेट देती नहीं है, पहले बार कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट दिया और गजब का अपडेट कंपनी ने दिया है। साल दर साल, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। कुल कारोबार में देखिए करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी साल दर साल, 5% क्वार्टर ग्रोथ देखने मिली। डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल 15%, क्वार्टर करीब 5.5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। डोमेस्टिक डिपॉजिट जो है उसमें 13% की ग्रोथ, डोमेस्टिक कासा डिपॉजिट में करीब 8%, ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो 19% की ग्रोथ वहाँ थी और डोमेस्टिक ग्रॉस एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। डोमेस्टिक रिटेल एडवांसेस देखिए साल दर साल करीब 27% के आसपास की तगड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है और तिमाही दर तिमाही भी करीब 6.8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इस कंपनी ने दर्ज की है। यानी कि जो तिमाही अपडेट था वो कंपनी का काफ़ी बेहतर था। सिर्फ यही नहीं, लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से कंपनी का प्रदर्शन सुधरते जा रहा है। आप लोन ग्रोथ देखिए, इस क्वार्टर को छोड़ दें और पिछले 4 क्वार्टर में देखें तो Q4 FY22 में 10%, उसके बाद 17%, उसके बाद करीब 20.5%, उसके बाद 21.7% के आसपास की देखने मिली। डिपॉजिट ग्रोथ भी ऐसी है, Q4 FY22 में 8.2%, उसके बाद देखिए 11%, 13.5%, 17.5% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। NII में भी अगर आप देखेंगे तो Q4 में 21%, उसके बाद 12%, उसके बाद 34%, उसके बाद 26.5% की ग्रोथ देखने मिली और NPS जो एक समय पे 6.6% पे थे, अब वो 4.5% के आसपास आ चुके हैं और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस भी इस कंपनी पे काफ़ी बुलिश है। यहाँ सबका कहना है कि कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है, जो अपडेट कंपनी ने दिया है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस अपडेट को देखते हुए ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इस बार कंपनी का जो मुनाफा है उसमें आपको 2 गुनी बढ़त देखने मिलेगी। NII में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यानी कि ROE जो है वो करीब 17% के पास पहुंच सकती है। 17% के आसपास का ROE जो है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स का होता है और उसके आसपास किसी सरकारी बैंक का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसके लिए सबके सब ब्रोकरेज हाउसेज जो है उन्होंने भी इस क्वार्टरली अपडेट को थम्स अप दिया है। मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन का 220 का टारगेट है, सिटी का अगर आप देखेंगे तो 210 का लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन जो क्वार्टरली अपडेट दिया है उसको देखते हुए ब्रोकरेज हाउस भी जो बुलिश हुए हैं, उसके चलते अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। प्रीमियम कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी 4 डोर कूपे कार AMG GT 63 SE को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 3 करोड़ 30 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि GT 63 SE परफॉर्मेंस मर्सिडीज की अब तक की सबसे शक्तिशाली कार है और इस कार के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं जी मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। Well, ये है Mercedes-Benz की GT 63 SE Performance that's been launched in India at a price of 3.3 crores. Well, इस गाड़ी के बारे में सबसे खास बात ये है कि इसकी performance is unparalleled. And when I say that, I mean it because ये 0 to 100 in just about 2.9 seconds पहुंच जाती है. And specs के बारे में बात करें, so this car actually gives you a power output of almost 840 PS, and if you talk about the torque, it's 1400 Newton meters. So we are talking of real performance on this car. So it's lot
of power, lot of talk, and lot of amazing performance. Along with it, what's interesting is that the company has decided to go with the hybrid powertrain जो इसके engine के साथ मैप किया गया है. So that's the car for you. Let's take a closer look. Well, गाड़ी को अंदर से एक बार देख लेते हैं. And let me tell you that this is obviously all about performance. So इसमें 4 different modes दिए गए हैं. Race, electric, slippery and comfort. So इन चारों modes में आप इसको test कर सकते हैं. Clearly race meaning performance, that's the first one that I talked about. Comfort is more for your everyday driving practical conditions. Electric is where you get better enhancement on performance, fuel efficiency के point of view से. But यहाँ पर आपको 2 screens दिए गए हैं that you can see and pretty nice to look at, very intuitive, informative, and this is the real fun because यहाँ पर आप देख सकते हैं you can put it in this mode and look how the car flies. और मंगलवार को बाजार का मूड मिजाज पॉजिटिव रहा. लगातार 7वें दिन बाजार में तेजी का रुख कायम है. सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक चढ़कर 60,150 के पार बंद हुआ. निफ्टी में करीब 100 अंकों की उछाल रही और ये 17,700 के पार क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी में भी 550 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली. दिन भर का पूरा एक्शन बता रहे हैं वरुण दुबे. देखिए गजब का मोमेंटम देखने मिल रहा है भारतीय बाजारों में. लगातार 7वां दिन है जब हम हरे निशान में बंद हुए हैं और इनफैक्ट 7 दिन में 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो निफ्टी दिखा चुका है. आज तो 17,700 के ऊपर का जो लेवल था वो भी निफ्टी ने छुआ. तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम जो है वो भारतीय बाजारों में है. इसके पहले आप देख रहे थे कि बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो बैंक निफ्टी से भी काफ़ी बेहतर सपोर्ट मिला और खासकर जो सरकारी बैंक्स है वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के अपडेट के बाद काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली. ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक थे, लेकिन हमारे यहाँ जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं खासकर बैंक्स के या फिर बाकी कंपनियों के वो काफ़ी बेहतर और उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिली है. सबसे ज़्यादा फोकस में आज सबसे पहले तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक था क्योंकि MSCI में वेटेज बढ़ने की खबर आई. उसके बाद स्टॉक में गजब की तेज़ी देखने मिली, करीब 5% के आसपास की. शिल्पा मेडिकेयर एक दवा को USFDA से मंजूरी मिली, उसका इम्पैक्ट देखने मिला. खबरों के चलते नियोजन केमिकल में भी आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी और शिपिंग कॉर्पोरेशन 14 तारीख को जो बैठक है विनिवेश समिति की उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस काउंटर पे देखने मिला. उस खबर का इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक पे देखने मिला और 5% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में भी थी. निफ्टी के टॉप गेनर्स में बात करें तो मेटल कंपनीज यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी. JSW स्टील में अच्छी तेज़ी थी. बजाज ऑटो जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आया उसका असर देखने मिला. आयशा मोटर्स, ITC तो आज लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा था करीब 2% के आसपास के गेंस के साथ. इसके अलावा सागर सीमेंट में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी. जो सुबह ब्लॉक डील्स हुई उसका इम्पैक्ट देखने मिला. डेटा पैटर्न्स यहाँ पे हमारे चैनल पे रेकमेंड भी किया गया था स्टॉक और स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी. बैंक ऑफ बड़ौदा इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए वो काफ़ी बेहतर थे और इसके चलते इस स्टॉक में भी तेज़ी थी. और KPIT टेक, वैसे तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की पिटाई हुई है लेकिन KPIT टेक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी. लूजर्स में बर्जर पेंट था. डेल्टा कॉर्प नतीजों के पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला. इन्फोसिस, TCS जैसे काउंटर से जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स बने हुए थे. इसके अलावा गिरावट देखिए जोसारी बायोटेक, ग्रेफाइट इंडिया, क्वेस्ट कॉर्प, रूट मोबाइल, ये वो तमाम कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे गिरावट देखने मिली. लेकिन मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों का काफ़ी बेहतर है. लगातार 7वां दिन है जब भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं और देखिए 17,700 के ऊपर का लेवल जो है वो भी आज निफ्टी ने छुआ है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी काफ़ी हद तक सहारा जो है वो भारतीय बाजारों को आज मिला है. भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार का झूठ फैलाने वालों को निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की धरती से करारा जवाब दिया है. साथ ही पाकिस्तान की भी पोल खोल दी. वित्त मंत्री ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हवाला देकर हमला बोला. साथ ही भारत में रह रहे मुस्लिमों की सुरक्षा के तमाम जो बातें हैं और जो अफवाहें उड़ाई गई हैं उनका तथ्यों के साथ जवाब भी दिया. भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के मजहबी प्रोपेगेंडा को कर दिया फेल. भारत में अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किए जाने का दावा करने वालों का झूठ वित्त मंत्री ने बेपर्दा कर दिया. Across the board in India, violence is happening to make Muslims get affected. पश्चिमी देशों में भारत की छवि मुस्लिम विरोधी बनाने वालों को निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया. Whereas in India, you would find every strand of Muslim
doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान और उसके आकाओं की चाल का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों के साथ पर्दाफाश किया। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी थिंक टैंक PIIE यानी पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पूछे गए सवालों का वित्त मंत्री ने बेबाकी से जवाब दिया और भारत की गलत छवि बनाने वालों की कोशिश पूरी तरह फेल कर दी। निर्मला सीतारमण ने भारत पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों पर पलटवार किया, साथ ही पाकिस्तान की पोल भी खोल दी। वित्त मंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। Pakistan, which was formed at the same time, India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार के खोखले दावों पर रोने वाला पाकिस्तान पहले भी कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने पाकिस्तान का काला सच पूरी दुनिया के सामने बताया। अब आंकड़ों के जरिए समझिए कि कैसे भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पोजीशन क्या है। गुजरात के साबरमती से माफिया अतीक का सफर शुरू हो चुका है। प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंचने में उसे 24 घंटे लगेंगे और इस सफर के दौरान अतीक खौफ में है। कभी प्रयागराज को डरा धमकाने वाला अतीक आज खुद डरा हुआ है। जब भी प्रयागराज पुलिस उसे लेने आती है उसके माथे का पसीना छूट जाता है। अतीक को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के रास्ते निकल पड़ी है और अतीक को हर पल अपनी जान का खतरा सता रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। 16 दिन बाद दहशत के 24 घंटे। उत्तर प्रदेश में कभी दहशत की दास्तान लिखने वाला माफिया डॉन अतीक अहमद आज जब भी जेल से बाहर निकलता है, खुले आसमान के नीचे होता है, तो सबसे पहले उसकी जुबान से यही निकलता है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। यही नहीं, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हुए चाहता है कि उसे प्रयागराज न ले जाया जाए। वो चाहता है कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। अतीक के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। हालांकि अतीक के काफिले में उसके साथ साथ गाड़ियां चल रही हैं। जिस वैन में अतीक बैठा है उसमें सुरक्षा के अभेद्य व्यवस्था की गई है, यानी 20 से 24 घंटे इसी तरह से उसे सफर करते हुए प्रयागराज पहुंचना है। इससे पहले उमेश पाल अपहरण मामले में भी फैसले के दिन जब उसे 26 मार्च को बाय रोड लाया जा रहा था, तब भी उसे अपनी जान का खतरा लग रहा था। मेरी हत्या करना चाह रहा है। पिछली बार अतीक के भाई के साथ बरेली की जेल से उसका भाई अशरफ भी प्रयागराज लाया गया था। जब दोनों कोर्ट में मिले तो गले लगे, लेकिन इस बार अतीक अपने भाई के गले लगकर नहीं रो पाएगा। अशरफ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। माफिया की बहन को भी डर लग रहा है कि अतीक की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। दरअसल माफिया की बहन ही नहीं, उसकी भांजा भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बताई जाती है। पुलिस इस मामले में जांच के दायरे को काफी आगे बढ़ा चुकी है। अतीक के लिए मुश्किल ये भी है कि अब केंद्रीय एजेंसी भी एक्शन को तैयार है। प्रवर्तन निदेशालय अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी को जल्द ही अटैच करने की तैयारी में है। उदय रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, लेकिन इसे लेकर शिव भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। 30 अप्रैल तक सभी हेलीकॉप्टर्स बुक भी हो गए। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं। सभी को अपनी अपनी बारी का इंतजार होता है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में इतना जोश है कि 30 अप्रैल तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की सभी टिकट बुक हो चुकी है। यानी पूरे 6000 हेलीकॉप्टर्स
बुक हो गए हैं। इस बार हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही टिकट बुक करा पाएंगे। साथ ही जिस श्रद्धालु के नाम पर टिकट होगा सिर्फ वही यात्रा कर पाएगा। जो भी टिकट्स है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे और केवल IRCTC साइट से ही उपलब्ध हो जाएंगे। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स बुकिंग का दूसरा स्लॉट खोला जाएगा। सुरक्षित उड़ान के लिए एविएशन कंपनियों को DGCA को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। साथ ही DGCA की एक टीम तैयारियों का निरीक्षण भी करेगी। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZINDIA360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।